हम साइंस का जो पेपर हुआ है 10th क्लास का आरबीसी बोर्ड, उसको अपने सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट ग्रोथ इज। ऐसा हार्मोन जो अपने क्या करता है, प्लांट की अपने जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करता है, वो क्या कौन सा हार्मोन है। तो इसका आंसर बेटा जी फर्स्ट का है अपने एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो अपने क्या करता है, ग्रोथ की प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है, तो वो अपने कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है। सेकंड है आपका विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो अपने जो हमारी बॉडी है उसकी स्थिति और संतुलन को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सेरिबैलम। सेकंड का आंसर जो होगा वो होगा आपका सेरिबैलम। ठीक है, हिंदी में इसे अनुमस्तिष्क कहा गया है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, देन आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक जीन दी हुई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई विल बी। ये जो जीन है ये किसको शो कर रही है, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल वाई है ये कैसे अपने डोमिनेंट नेचर वाले जीन होते हैं। तो कैपिटल आर जो होता है वो अपने बीज जो होता है, सीड जो होता है उसको राउंड गोल रखने में हेल्प करता है, और कैपिटल वाई जो है इसके कलर को शो करता है, जो कैसा कलर शो करता है, येलो कलर। अब इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों है, लेकिन डोमिनेंट नेचर किसका होगा, कैपिटल वाई का। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, वो होगा राउंड एंड येलो। जो भी इसके अंदर बीज होगा ना, सीड होगा, वो कैसे कलर का होगा, एक तो राउंड होगा, गोल होगा, और साथ में उसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज। ऐसा कौन सा रिसोर्स नवीकरणीय या फिर रिन्यूएबल है, तो इसके अंदर आपका सिंपल सा ही है, जो विंड एनर्जी जो होती है वो कैसा सोर्स है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, पावर ऊर्जा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना कौन सी है, द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा खड़ीन। खड़ीन जो है आपका पुराने टाइम के अंदर जो कुआं जो बनाते थे, छोटे कुएं जो थे उन्हें अपने खड़ीन कहा जाता था। तो अपने पुराने समय के अंदर वाटर इसके अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर देन है दिए गए चित्र में कौन एक्स का क्या मान होगा। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिस पर कोई लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे होगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी एंगल पे जा रही है। ठीक है, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन का एक लॉ लगता है, सेकंड लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर हम अपने देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमें है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, वो भी अपना 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा अपने 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। ठीक है, द मसल ऑफ द आइरिस कंट्रोल्स, जो आइरिस की जो मसल्स होती है वो किसको कंट्रोल करती है। तो देखिए ये अपने परितारिका जो होती है सामने के आंख के अंदर, आई के अंदर सामने की नर्व होती है, ये किसको कंट्रोल करती है, तो ये अपने साइज ऑफ द प्यूपिल, जो पुतली का जो आकार होता है उसको अपने ये कंट्रोल करता है। ठीक है, देन अपने KWH किलोवाट आर जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, किलोवाट आवर जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये अपने होता है, इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी कंज्यूम होती है तो वो अपने किसके अंदर अपने मेजर की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो KWH किलोवाट आवर के अंदर कंज्यूम की जाती है, और इसके अंदर जो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, देन आपका है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। आइडेंटिफाई द डिवाइस y इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम गिवन है और इसके अंदर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये y कोई क्वांटिटी अपने अटैच है, तो इस y को हम क्या कहेंगे, तो सिंपल सा है, ये अपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अटैच है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा कौन अटैच होता है, आपका एमीटर अटैच होता है। ठीक है, ठीक है, तो y का यहाँ पर जो आंसर होगा वो y क्या हो जाएगा आपका एमीटर हो जाएगा।
देन आपका दिया हुआ है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरमेंट इज, जो अपने एनवायरमेंट के अंदर चांदी को रख दिया जाए तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोरोजन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण के कारण क्या होता है? तांबा जो होता है वो हरा पड़ जाता है, लोहे के ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, और चांदी जो होती है वो कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल वो किस में आते हैं? आपके संक्षारण या फिर कोरोजन में आते हैं। देन आपको 3 एलिमेंट्स दिया है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये कह रहा है इन्हें अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर हमारे को शो करना है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को अभिक्रिया सही बढ़ता क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको शो करना है। तो हमारे को पता है अपने सबसे ज्यादा इसके अंदर रिएक्टिविटी जो शो करेगा वो कौन होगा? आपको ध्यान हो तो आपके 3rd नंबर चैप्टर के अंदर इसकी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करता है वो एल्यूमिनियम शो करता है, इससे कम जो शो करता है आपका वो होता है जिंक, और सबसे कम शो करने वाला जो होता है वो आयरन होता है। ठीक है, देन देखिए, देन है आपका एक रिएक्शन दी हुई है 12 नंबर क्वेश्चन में, और ये बता रहा है कि इसके अंदर जो ए होगा वो क्या होगा। तो देखिए पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है हमारी CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, ये इथेनॉल है। ये कह रहा है रिएक्ट करके अपने वाटर प्लस कोई ए कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो सिंपल सा ये एसिड है, एसिड इस रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसके अंदर ये एसिड जो होता है ये अपने क्या करता है? OH डोनेट करता है, और इथेनॉल क्या डोनेट करता है? H डोनेट करता है। तो OH और H मिलकर क्या बना लेते हैं? आपका वाटर बना लेते हैं, और साथ के अंदर ये जो C2H5O है ये जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हो जाएगा आपका CH3COO-C2H5। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है अपने डी के अंदर, ये ऑप्शन आपका। ठीक है, इसका नेम क्या होता है? आपका इथाइल एसीटेट, या इसका सेकंड नेम क्या बोलते हैं इसको? इथाइल इथेनोएट भी कहते हैं इसको। देन देखिए, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सलाइवरी तो इसमें लिखा हुआ है, और साथ में आपको क्या लिखना है? एमाइलेज। उसे सलाइवरी एमाइलेज या इसको लार एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, देन देखिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं या क्लोन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो क्लोन, इक्वल या फिर सेम, कुछ भी लिख दीजिए आप, हिंदी में बोले तो समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन जो पौधे का कोई भी पार्ट है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, या अपने कोई भी अपने पत्ती वाला पार्ट हो, लीफ वाला, उसको हम क्या करते हैं? तोड़कर अपने जैसे ही उगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। नया पौधा जो बनता है वो बिल्कुल क्या होता है? अपने जो पेरेंट प्लांट होता है उसके बिल्कुल क्या होता है? इक्वल होता है। हम कह सकते हैं उसके उसी के क्या बन जाते हैं? क्लोन बन जाते हैं अपने। ठीक है, देन है पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, सब्सटेंस दैट आर डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, जो भी अपने जो भी एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा क्या हो जाते हैं? अपने अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैव अपघटनीय पदार्थ। ठीक है, हिंदी में इसको जैव अपघटनीय पदार्थ कहा जाता है। देन चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, जो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर। सिंपल सा ही हो गया। जो भी चुंबक जो होती है हमारे मैग्नेट, उसके अंदर 2 पोल होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है। अगर इस एन के पास दूसरा भी पोल, अगर मैग्नेट का एन पोल लेके जाओगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने रिपेल करने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर अनलाइक पोल्स होते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। हिंदी में बोले तो आकर्षित करते हैं। देन आपका है चुंबक की सजा, ये तो हो गया। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या? सिरका जो होता है उसके अंदर कौन सा अपने एसिड होता है? इसमें होता है आपका एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। देन आधुनिक आवर्तसारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। आपको पता होगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो होती है,
ठीक है। इसके अंदर अपने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके 18 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। तो पीरियड जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म के अंदर। तो इसने पूछा है कि ये जो थर्ड नंबर जो अपने पीरियड होता है उसके अंदर कितना एलिमेंट होता है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड के अंदर, ठीक है, थर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं 8 होते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप मॉडल पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। देन आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है। विच मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन की अपने जो एक्टिविटी होती है उसको कौन अपने कंट्रोल करता है। तो इस फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये जो है हार्मोन की जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। देन है राइट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट मल्टीपल फिजन, ठीक है। ऐसा कोई भी अपने ऑर्गेनिज्म बताइए, ऐसा कोई जीव बताइए जिसके अंदर अपने क्या होता है, बहुखंडन होता है। तो आपके बुक के अंदर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम हिंदी में भी इसे प्लाज्मोडियम में कहते हैं। तो ये एक ऐसा अपने ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, बहुखंडन को शो करता है, अपने मल्टीपल फिजन को शो करता है। देन जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि बताइए। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के आपके कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल्स है। तो इनका एक हानि बताइए। तो सबसे बड़ी हानि तो है कि इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमारे एनवायरमेंट में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं, पॉल्यूशन भी करते हैं। तो आप इनके कई अपने आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पूछा आपने लिख दिया होगा अच्छे से। देन पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण बताइए। गिवन वन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, दो प्रकार के घटक या फिर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला जो होता है वो होता है आपका जैविक, और सेकंड आपका होता है अजैविक, ठीक है। अजैविक के अंदर आपका कौन कौन सा आता है, तो आप ले सकते हो टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक है। आपकी जो मिट्टी होती है, ठीक है ना, मिट्टी को ले सकते हो, सैंड जो है, ठीक है। एयर ले सकते हो, वायु जल, इनमें से जो आपको सही लगा हो वो आपने कर दिया होगा, ठीक है। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आया, ये अच्छा क्वेश्चन दिया था इसके अंदर। ये कह रहा है आपके दो भौतिक राशियां P इक्वल टू दे रखा है इसने 5 ओम। P इक्वल टू इसने क्या दिया हुआ है 5 ओम। ये थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर दो क्वांटिटी दी हुई है। फर्स्ट क्वांटिटी आपकी P इक्वल टू 5 ओम, सेकेंड है Q इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। देखिए यहाँ फर्स्ट के अंदर P दिया हुआ है 5 ओम। ओम किसका यूनिट होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस का। यानी इट मींस ये हो गया कि यहाँ पर R की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 5 ओम दी हुई है। सेकंड ये कह रहा है कि जो Q है वो कितना है 8 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। तो ओम मीटर अपने जो होता है वो किसका यूनिट होता है, वो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का, ठीक है, जिसे हम किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी है वो रो की दी है 8 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। देन एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालकों की लंबाई आदि करने पर P पर Q के संगत का मान लिखिए। देखिए कोई वायर है, क्वेश्चन कैसे है, कोई वायर है जिसकी कोई लेंथ होगी L मीटर, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना आपका 5 ओम है। अब ये क्या कह रहा है, अगर इसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए, पहले का हाफ कर दिया जाए, यानी कि इसी वायर को इसने मोड़ा होगा और इसकी लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जैसे इसकी लेंथ को आप है ना हाफ करोगे तो दैट टाइम इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पहले का जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होता है। लेंथ को अगर आप हाफ करते हो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यू कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू कंडीशन के अंदर जो P की जो वैल्यू होगी वो पहले की 4 टाइम लेस हो जाएगी, यानी कि 5/4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1.25 ओम, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q क्या होता है, सॉरी Q अपने यहाँ पर क्या हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो है। रो होता है क्या, रो एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो रो अभी भी कितना रहेगा 8 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, P की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1.25 ओम हो जाएगी और रो अपने इक्वल रहेगा, ठीक है।
देन अपने दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बने। आपको डायग्राम बना था, ड्रॉ डायग्राम टू शो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो पहले तो सोलेनोइड क्या होता है, जब वायर को इस तरह से हम अपने वायर को इस तरह से जब राउंड कर देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। मान लेते हैं हम इसको एक सेल से अटैच कर देते हैं, एक अपने स्विच से अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एनोड वाला पार्ट, एक कैथोड वाला पार्ट। तो हम क्या देखते हैं, जैसे इसके अंदर हम करंट को फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे माइनस से प्लस की ओर, तो करंट कहां चलेगी, प्लस से माइनस की ओर रन करेगी। दैट टाइम यहां हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ रखा है। उसमें हमने क्या देखा था, जब भी किसी वायर के अंदर करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट हो जाता है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है ना, उसके कारण से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अपने एक तरफ तो बन जाएगा आपका साउथ पोल, एक तरफ क्या बन जाएगा, आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। और हमें पता है किसी भी अपने मैग्नेट के अंदर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से किधर जाती है, इनसाइड, तो अपने साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है। और उसी अपने मैग्नेट के आउटसाइड जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर रन करती है। ये हमने पढ़ रखा है। तो आपको कुछ इस तरह का अपने डायग्राम शो करना था, जिसके अंदर अपने इनसाइड तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रन करती है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की ओर रन करती है। ये आपको डायग्राम इसके अंदर शो करना था, ठीक है। देन 8 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत इजी है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, अम्ल और क्षार की क्रिया को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH। तो ये आपका एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH जो होता है ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस हो गया, और ये क्या बना लेंगे, NaCl प्लस H2। तो ये इसके अंदर एग्जांपल हो गया। देन आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बहुत इजी सा है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ रखा है। द properties of elements are periodic function of their एटॉमिक नंबर, ठीक है। तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसको ओल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन है CuO प्लस H2। ये रिएक्शन करते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ये कहता है कि Cu प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इस अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए, ठीक है। राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस इन अबव रिएक्शन। ऐसा कौन सा अपने इसके अंदर रिएक्टेंट है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, अपचयित हुआ है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि अपचयन या रिडक्शन होता क्या है। तो रिडक्शन या अपचयन क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सा ही हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच था, अब जब रिएक्शन आगे मूव करती है तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होकर हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है। तो इन दिस कंपाउंड कॉपर से अपने ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसमें रिडक्शन जो हुआ किसका हुआ है, वो हो गया आपका कॉपर का, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये कह रहा है, अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। देन है आयोडीन, हीरा व सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। आयोडीन, हीरा और सोडियम, सिंपल सा आंसर है। हमारे नेचर के अंदर जो सबसे
सॉलिड और सबसे स्ट्रॉन्ग जो अपने कोई भी सब्सटेंस है वो कौन सा आपका डायमंड है। हीरा जो है वो सबसे अपने कठोर होता है, इसका आंसर डायमंड या फिर हीरा हो जाएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस। देन मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाइए। तो लो जी, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसकी बनानी है हमारे को, मीथेन की बनानी है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, ये शो कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो पहले हम 4 हाइड्रोजन बना लेते हैं, ये लीजिए। और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड कितने हो गए, 8 हो गए। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी कोवैलेंसी थ्रू हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जिससे हाइड्रोजन ने तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन किया और कार्बन ने अपने नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लिया। आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी थी। देन है इसका सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका जैव प्रक्रम क्या है, या फिर डिफाइन द लाइफ प्रोसेस। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या है, ऐसी सभी क्रियाएं जो किसी भी जीवित व्यक्ति को जीने में हेल्प करती है, मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बीइंग्स इजीली लिव्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। देन है अपना एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, उसके 2 उदाहरण लिखिए। डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड राइट टू एग्जांपल ऑफ इट। देखिए एक लिंगी पुष्प क्या होता है, ऐसा पुष्प जिसके अंदर कोई एक सेक्स ऑर्गन पाया जाए, ठीक है। ऐसा पुष्प जिसमें एक ही नर या मादा वाला लिंग वाला भाग पाया जाए, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। Those flowers in which only one sex organ is present are called unisexual flower। अब ये कह रहा है इसमें 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो एक एग्जाम्पल तो आप ले सकते हो पपैया, जो पपीता है, ठीक है। और आप ले सकते हो सनफ्लावर, सूर्यमुखी जो है वो इसके अंदर आप ले सकते हो। देन अपना वर्ती कागज पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए हम देखते हैं अपने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का कुछ एग्जाम जो डायग्राम है वो आपको शो करना है इसके अंदर। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। इसके अंदर ये जो नीचे वाला लोअर पार्ट है, ये तो आपका क्या है अपने, ये तो है फीमेल की ओवरी है, ठीक है। और ऊपर जो है अपने एक ट्यूब बनती है इसके अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब पर जो अपने है, जो फीमेल मेल का जो अपना पोलन ग्रेन होता है वो यहाँ पर आता है, और फिर ये इसके अंदर अपने पोलन ग्रेन जो है आकर यहाँ से अंदर की तरफ इससे जो मेल जर्म सेल होती है वो एंटर करती है। ये पोलन ट्यूब है, नीचे की तरफ ओवरी है, और यहाँ पर फीमेल जर्म सेल जो एग होता है वो होता है। कुछ ये डायग्राम हमारे को इसके अंदर शो करना था, ठीक है। देन आपको दिया हुआ है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ऊर्जा अपने जो है एक, आप कह सकते हो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर कैसे रन करती है। तो इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे सबसे पहले आप ले सकते हो क्या, घास या ग्रास बोल सकते हैं, जो है उसको किसी अपने बकरी ने या गोट ने अपने इसको खा लिया, ठीक है। इसको बकरी को अपने किसी लॉयन या शेर ने खा लिया है, ठीक है। और आगे चलकर इसको किसी चील ने या फिर कोई भी अपने इंसेक्ट्स वगैरह है उन्होंने अपने इसको खा लिया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है उसका 10% बकरी को गेन होता है। बकरी जो भी इससे एनर्जी गेन करती है उसका 10% शेर को जाएगा, और शेर से अपना 10% किसको जाएगा, चील या फिर इंसेक्ट्स को रन कर जाएगा। तो इसके थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि जो भी आगे आने वाली स्टेज होती है उसके अंदर एनर्जी का कितना फ्लो होता है, तो 10% फ्लो होता है। इसको हम एनर्जी 10% फ्लो ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, जो भी अपने घास अपने बकरी खाती है उसका 10% भाग जो होता है वो किसमें चला जाता है, बकरी के अंदर चला जाता है। उसके एनर्जी का 10% भाग बकरी में चला जाता है। बकरी को शेर जब खाता है तो उसका 10% भाग शेर में, और उससे आगे फिर चील के अंदर या इंसेक्ट के अंदर किसी के अंदर भी ये अपने रन करता है, ठीक है। देन 8 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। देखिए लेंस के लिए अपने आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो m से हम इस आवर्धन को शो करते हैं, और m इक्वल टू क्या होता है, v/u, या फिर हम क्या लिख सकते हैं
एच डैश अपॉन एच, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। आवर्धन के डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, या फिर द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। जो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात आवर्धन कहलाता है, या प्रतिबिंब आकार व बिंब आकार का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। फिर है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि पीछे कोई भी गाड़ी होती है, कार वगैरह आपने देखा होगा, उसके अंदर जो पीछे का जो अपने हमारे को देखना होता है, उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर अपने स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं, कौन सा मिरर का यूज करते हैं। तो सिंपल सा ही है, ऐसा कौन सा मिरर है जिससे हमेशा ही अपने जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या अपने प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इसका जो भी इसके अंदर इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, इरेक्ट बनता है। दूसरा, ये बड़े एरिया को क्या करता है, अपने कवर करता है, बड़े क्षेत्र का, ठीक है ना, चित्र या फिर अपने इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो एक तो जितने भी इमेज बनते हैं वो सीधे इरेक्ट बनते हैं। दूसरा, ये बड़े क्षेत्र का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, बिग अपने जो एरिया है उसको क्या करता है, कवर करता है। तो हम यहाँ पर दृश्य दर्पण के लिए या रियर व्यू, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देन है आपका विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए। डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विद्युत विभवांतर ये तो बहुत ही इजी है, हमने देख रखा है, तो ठीक है ना। क्या होता है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन डूइंग वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके ऊपर ये कोई अपने 1 कूलम्ब अपने चार्ज है, इस 1 कूलम्ब चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट ए से बी की ओर ले जाते हैं, तो हमारे को कुछ वर्क करना पड़ता है। इस वर्क को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। देन है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखो। राइट नेम्स ऑफ एनी टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल के तापन नियम या हीटिंग लॉ ऑफ जूल, इसके ऊपर दो अपने कौन कौन से ऑपरेटर्स काम कर सकते हैं। तो एक तो आप ले सकते हो आपका आयरन, जो प्रेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, हीटर बोल सकते हो। तो इनके अंदर क्या होता है, जो भी इनके अंदर वायर होती है उसके अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं, तो ये वायर क्या हो जाती है, हीट करने लग जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये अपने दोनों ऑपरेटर्स किसके ऊपर वर्क करता है, अपने हीटिंग लॉ ऑफ जूल के ऊपर वर्क करता है। देन है श्रेणी क्रम में 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। देयर द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। कुछ 3 अपने रेजिस्टर्स हैं जो हमारे किसके अंदर अटैच है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है। ये कह रहा है दैट टाइम, ये जब अटैच होता है तो दैट टाइम अपने दैट टाइम इसके लिए जो भी ये हमारा डायग्राम हो गया। ये कह रहा है जुड़े 3 प्रतिरोध संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो 3 अपने क्या अटैच है, रेजिस्टर्स अटैच है, इनके लिए जो अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मेशन होगा, वो हमारे को इसमें क्या करना, फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे फॉर्म होगा। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टर है R1, सेकंड अपना हो गया R2, थर्ड अपना क्या हो गया R3। हम कह देंगे माना कि 3 रेजिस्टर्स है जो अपने श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अटैच है। सपोज 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर प्रेजेंट व्हिच आर अटैच्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है आपका, इसकी एक सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास प्रॉपर्टीज होती है। क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी रेजिस्टर्स होते हैं उनमें जो फ्लोइंग करंट होती है, ठीक है ना, वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, इक्वल रहती है। जबकि इन रेजिस्टर्स के एंड्स पर
जो प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो तो क्या होता है, इनमें डिफरेंट होता है, और इनमें जो करंट फ्लोइंग करंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर R1, ये क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू R1I। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर R2, ये क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू R2I। और थर्ड हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर R3, तो ये क्या हो जाएगा आपका V3 इक्वल टू R3I। ठीक है, एंड वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, RI। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कितनी होगी हमारी 4 होगी। देन हम कहेंगे द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference will be sum of all different potential differences। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से हम इसकी वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 के अंदर वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो V की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, RI लिख सकते हैं। ठीक है, V1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये जो V1 है इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, R1I। V2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, R2I। और V3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, R3I। यहाँ जो है RI रह गया, यहाँ R1, R2 और R3 ये तो आ गया ब्रैकेट में, और इन तीनों में I क्या आ गया, कॉमन। I से I क्या हो गया, कट हो गया। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो किसके लिए होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, जो हमारे को इस तरह से फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, देन कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत संयंत्रों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। Why are the household electric circuits, the electric appliances या instruments connected in parallel combination। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो हमारे घर होते हैं उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों अटैच होते हैं, बिकॉज इन दिस कॉम्बिनेशन द फ्लोइंग करंट इज डिफरेंट। एक तो ये हो गया, जो करंट होती है वो क्या होती है, अपने डिफरेंट ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंट जा सकती है। सीरीज के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर करंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसको अपने करंट अपने, ठीक है ना, कोई भी A B से हमारे पास 3 अपने, और मान लेते हैं अगर इनको सीरीज में अटैच कर देते हैं, और C है वो 10 एम्पियर के करंट को अगर क्या करा, कंज्यूम करा, B वाला वो 7 को करा, A वाला वो 5 एम्पियर की करंट को कंज्यूम करा। इन दिस केस क्या होगा, जब ये करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो B और A जो क्या हो जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। So in the parallel combination, the value of current is different in different instruments. That's why it is used in house. ठीक है, घरेलू घरों में समांतर के संयोजन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, देन आपने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरह से होगा, हमने देख रखा है। ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड की अपने जो 3 फिंगर्स होती है वो लेते हैं। एक तो हम अपना ले लेते हैं थंब, सेकंड हम ले लेते हैं 4 फिंगर, और थर्ड ले लेते हैं हम मिडल फिंगर। ठीक है, ये हो गया आपका अंगूठा, सेकंड आपका हो गया तर्जनी अंगुली, तर्जनी, और थर्ड जो होगी इसे हम बोलते हैं मध्यमा अंगुली। तो ये लो क्या कहता है, ठीक है, यदि बाएं हाथ की थंब यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से हम रखेंगे, तीनों एक दूसरे के क्या लंबवत हो। यदि इस व्यवस्था में, ठीक है, यदि इस व्यवस्था में जो थंब है वो लगने वाले बल को और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, तो जो मध्यमा होगी वो हमेशा किसको शो करेगी, धारा को शो करेगी। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, इफ थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर अटैच्ड in such a way that they are perpendicular to each other, then
then if thumb show the force and forefinger shows the electric field, then middle finger will be showed the flowing of current, ठीक है ना, धारा को अपने शो करेगी। इसे हम क्या कहते हैं, अपने फ्लेमिंग का वामस्त नियम कहते हैं। देन विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। मान लेते हैं अपने यहाँ पे कोई, ये फर्स्ट अपने कोई कुंडली है जिसके अंदर अपना सेल अटैच है, ठीक है। सेकंड के अंदर हमने अटैच कर दिया है कोई भी गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट कुंडली के अंदर अगर अपने जो करंट, फ्लोइंग करंट है, उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो इस सेकंड वाली के अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। इफ फ्लोइंग करंट इन फर्स्ट आर्मेचर इन फर्स्ट देन हम देखते हैं भर्जन और निस्तापन को परिभाषित कीजिए। देखिए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या होता है। तो भर्जन देखिए, भर्जन को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या होता है तो आपको पता ही होगा, जब किसी भर्जन अपने किसके लिए यूज किया जाता है, तो भर्जन अपने सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी सल्फाइड अयस्क को ठीक है, उसके गलनांक से कम दाब पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। सेकंड अपना है आपका निस्तापन या फिर कैल्सिनेशन। तो निस्तापन या कैल्सिनेशन क्या होता है, जब किसी अयस्क को, ये में निस्तापन जो होता है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो जब किसी कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पे गर्म किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। व्हेन कार्बोनेट ओर is heated in the absence of air below its melting point then it is called calcination, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो 14 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ इथेनॉल की अभिक्रिया लिखिए। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद इथेनॉल। तो देखिए पहला दे रहा है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 14 नंबर क्वेश्चन है अपना ये। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसकी रिएक्शन हमारे को सोडियम के साथ शो करनी है। तो ये सोडियम के साथ शो करेगा तो मेटल जो है सोडियम है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को इसके प्लेस से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे बन जाएगा C2H5ONa और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के प्लेस पर ये आ गया है। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है तो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में अपने क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो सोडियम 2 हो गया, जिसका क्या लिख दिया जाएगा 2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। देन सेकंड ये कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 8443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इथेनॉल को ये ए पार्ट हो गया, इथेनॉल को ही 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर हीट करना। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो रिएक्शन में से वाटर को बाहर निकाल लेता है अगर वहां पर ऑक्सीजन कहीं मिल जाए तो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ का OH और इस CH3 का एक H, ये आपस के अंदर रिएक्ट करके H2 बना के निकल जाते हैं और साथ में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इथेनॉल और ये वाटर है और जो बना वो क्या बन गया आपका, इथीन बन गया, ठीक है। देन कह रहा है साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। ड्रॉ द मिसेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप। देखिए सोप की अपने मिसेल फॉर्मेशन करना आपको पता ही होगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। जो अपने पानी के अंदर जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, अपने वॉश करते हैं तो जो भी अपने डर्ट होगी उस डर्ट के अराउंड जो हमारा साबुन या फिर अपने जो डिटर्जेंट है उसके अपने जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ जमा हो जाएंगे और इसको ये मॉलिक्यूल जो है इस डर्ट को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, अपने घेर लेते हैं। इसके अंदर ये अपने मिट्टी या डर्ट है, इसके अंदर जो वाटर होगा, इस वाटर के जो आयनिक पार्ट होता है वो तो यहाँ किनारे की ओर रहता है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इसका पोलर पार्ट हो गया आपका,
ठीक है। और जो नॉन आयनिक पार्ट होता है वो अपने कहाँ होता है, डर्ट की ओर रहता है। तो ये जो डर्ट की ओर है ये आपका नॉन आयनिक पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये डर्ट को चारों ओर से क्या कर लेता है, अपने घेर लेता है और इस तरह से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। देन न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है, देखिए जब भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने गुणों की पुनरावृत्ति करता है, इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। When elements are arranged in the increasing order of atomic weight, then every 8th element show its first element properties. It is called Newland's octaves law, ठीक है। Then अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखिए, ठीक है। अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक तो आपका निकलता है एस्ट्रोजन और दूसरा आपका होता है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन का अंडाशय से क्या होता है, स्रावण होता है, ठीक है। ओवरी से 2 टाइप के हार्मोन का स्रावण होता है। अब ये कह रहा है इसके 2 कार्य भी लिखो, तो एक तो ये मेंस्ट्रुएशन के अंदर अपने क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा अपने जो फर्टिलाइज एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग, उसके प्लांटेशन में क्या करते हैं, अपने हेल्प करते हैं। और भी बॉडी जो भी फीमेल के अंदर अपने जो फीमेल के अंदर जो भी अपने प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है ना, आवाज का पतला होना, स्किन का अपने मुलायम होना, उनका भी अपने जो है कंट्रोल है वो क्या होता है, यही हार्मोन करते हैं, ठीक है। देन आपका समजात और समरूप अंग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। देखिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 18 में पहला है होमोलोगस। होमोलोगस जिसे कहा जाता है समजात अंग, समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं, ठीक है ना। दोज ऑर्गन्स विच एनाटॉमी इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमारे अपने एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके इंसानों के जो पैर होते हैं, फोरलिम्स जो होते हैं, फोरलिम्स ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग एंड फोरलिम्स ऑफ कीट। तो हमारे जो अपने फोरलिम्स है उनका जो फंक्शन है वो अलग होता है, जबकि इनका कीट के अंदर जो फोरलिम्स है उनका अपना फंक्शन क्या होता है, अलग होता है। लेकिन दोनों की उत्पत्ति क्या होती है, दोनों की एनाटॉमी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन दोनों के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे अगर कोई भी ऑर्गन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस या समजात अंग कहा जाता है। सेकंड आपका है, देखिए सेकंड है आपके एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, हिंदी में से कहा जाता है समरूपी अंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपने समरूपी अंग कहते हैं। दोज ऑर्गन्स विच एनाटॉमी इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका हम ले लेते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है, और बर्ड्स का जो विंग्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन दोनों की जो अपने उत्पत्ति होती है या जो एनाटॉमी होती है, सॉरी, इनकी दोनों के एनाटॉमी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। दोनों के जो विंग्स होते हैं वो काम क्या करते हैं, उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों की जो अपने एनाटॉमी है, जो उत्पत्ति है, वो दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, व्हाई डू स्टार्स सीम टू ट्विंकल। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, भाई अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है, जब हम तारों को देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी तारे को देखते हैं तो हम अपने अर्थ पर होते हैं, हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट होता है, जबकि तारों के अराउंड कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होता। हमारे अर्थ के चारों जो एनवायरनमेंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये सघन माध्यम,
सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है, डेंसर मीडियम की तरह। जबकि स्टार्स के अराउंड कोई मीडियम नहीं है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, विरल या फिर रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जब हम तारों को देखते हैं तो हमारी आंखों से निकला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करता है। यही जब प्रकाश जब वापस आता है तो विरल से सघन माध्यम में आता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के कारण कभी तो आंखों में ज्यादा प्रकाश तथा कभी कम प्रकाश प्रवेश करता है। इसके कारण कभी तारा आकार में बड़ा, कभी आकार के अंदर छोटा दिखाई देता है। अतः तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देन खतरे के सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। जो भी अपने डेंजर अपने सिग्नल्स होते हैं उनका कलर रेड ही क्या होता है, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। सिंपल सा ही है, जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है तो ये बहुत दूर तक क्या होता है, जा सकता है। तो दूर से ये कलर दिखाई देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रेड कलर के सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, देन है आपका एक्सप्लेन द 20 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग और गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। दो रिएक्शन दे रखी है आपको। पहला तो दे रखी है रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले सकते हो जैसे C+O2 CO2, H2+O2 H2, ठीक है, Ca+Cl2। कोई भी रिएक्शन ले लीजिए जिसके अंदर अपने क्या दो सब्सटेंस जुड़कर नया सब्सटेंस बना है, वो क्या कहलाती है, आपकी संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आपकी डीकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थ बनाए क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, रिएक्शंस इन विच वियोजन अभिक्रिया। तो रिएक्शंस इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ए स्मॉलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपका CaCO3 है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा, CaO+CO2 बना लेगा। और ले सकते हो आप PbNO3(2), ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये क्या बना लेता है, एक तो बना लेता है PbO, एक बनाता है NO2 और साथ में क्या बना लेता है O2। तो इस तरह से आपने पीछे देखा होगा, ये आपके कौन से रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया। देन है आपका वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो अपने वायु की प्रेजेंस में हो, क्या कहलाता है आपका, वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है ना। Respiration which completes in the presence of air is called aerobic respiration. Then आपका सेकंड वायवीय श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। अच्छा, एक्सप्लेन एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर अपने कौन कौन से पार्ट से होकर एयर जो होती है आगे की तरफ रन करती है, इसे बताना। तो हमें सबसे पहले तो जो एयर होती है वो हमारे नोज या माउथ से होते हुए कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले दी जाती है आपके फेरिंग्स के अंदर, PHARYNX फेरिंग्स। देन ये जाती है लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। लैरिंग्स से ये हमारे कहा जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ये कहा जाती है ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से ये ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से ये कहां चली जाती है एल्वोलाई के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले नोज या माउथ से अपना फेरिंग्स, गले का जो लास्ट पार्ट होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से अपने लैरिंग्स, ये जो अगला पार्ट होता है। फिर ट्रेकिया, ये जो ये हमारा गले के बीच वाला पार्ट है यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है। देन यही जो अपने ट्रेकिया होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है हमारे लंग्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। और ब्रोंकियोल फिर एयर या फिर बलून जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। तो एयर अपने नोज से होते हुए लास्ट में एल्वोलाई के अंदर जाती है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वहां पर अपने जो है CO2 क्या होती है, वापस इसके अंदर मिला दी जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से ले ली जाती है, और फिर यही CO2 एल्वोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंग्स एंड देन नोज से या माउथ से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ये हमारे को सारा का सारा इसके अंदर लिखना था। देन है
मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपना डायग्राम था वो इसके अंदर बनाना था, और ये सारे के सारे जो भी हमने लिखे थे ये सारे पार्ट इसके अंदर क्या करने थे, शो करने थे। देन पाचन को परिभाषित कीजिए। तो पाचन डिफाइन द डाइजेशन। तो ए प्रोसेस इन विच बिग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है ना, ऐसे अपनी क्रिया जिसके अंदर बड़े जो रासायनिक पदार्थ जो छोटे रासायनिक पदार्थ टूट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, और जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, भोजन के पाचन में अग्न्याशयी रस की भूमिका क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो अग्न्याशयी रस है उसका हमारे अपने डाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है? तो ये क्या करता है, ये जो बिग फैट मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े वसा कण होते हैं, उनको छोटे वसा कणों के अंदर चेंज करता है। बिग फैट मॉलिक्यूल्स को अपने स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, ये इनका बड़ा रोल है। देन है मानव के पाचन तंत्र की संरचना को नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, पाचन तंत्र जो था उसी का हमारे को क्या बनाना था, पूरा अपने डायग्राम बनाना, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, अपने माउथ से स्टार्ट होता है। देन अपने जो है वो ट्रेकेस होते हुए अपने कहाँ जाएगा, अपने ट्रेकेस होते हुए स्टमक में जाता है। देन अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, वो सारा हमारे को इसके अंदर शो करना है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फोकस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होगा, स्फेरिकल मिरर होता है जिसके आउटसाइड क्या की हुई होती है, एक पॉलिश की हुई होती है। इनसाइड वाला जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, मान लेते हैं ये जो कॉनकेव मिरर इसका फोकस पॉइंट ये है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पर ही अपने प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका डायग्राम लाना है। तो सिंपल सही है, फर्स्ट लाइट रे जो है वो पैरेलल विद क्या होती है, मूव करती है, पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस के मूव करती है, और ये हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से अपने मूव करती है, फोकस पॉइंट से। ठीक है, सेकंड जो होती है लाइट रे वो पोल पर अपने जाके टकराएगी, और ये अपने इंसिडेंट के टाइम जितना एंगल बनाएगी उतना ही ये अपने रिफ्लेक्शन के टाइम फिर से अपने क्या करती है, एंगल बनाती है। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये जो बोथ एंगल होते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के टाइम और इंसिडेंस के टाइम दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ये आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना, अब हमने ऐसा देखा कि पैरेलल जो रेज होती है आपस में मिलती नहीं है, लेकिन ये जो पैरेलल रेज है ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके क्या कर जाती है, मीट कर जाती है अपने। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, बिग साइज का बनता है। ठीक है ना, वेरी लार्ज होता है साइज के अंदर, और हमेशा कैसा बनता है, रियल बनता है, रियल बनता है। ठीक है ना, एक्सट्रीमली लार्ज या फिर मैग्नीफाइड। ठीक है ना, रियल बनता है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनता है, एंड और ये हमेशा कैसा बने, ये जो इमेज बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा आपका। ठीक है ना, देन देखिए ये कह रहा है यदि ये गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपने फोकस दूरी क्या होगी। रेडियस ऑफ अपने मिरर दी हुई है, वो दी हुई है हमारे को 14 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करने को बोला है। तो ये देखिए 22 का अपने सेकेंड, ये तो बहुत ही इजी सा है, हमें पता है क्या, वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है 2f, या फिर f इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2। R की वैल्यू 14 है, 2 की जगह 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन इसी के अपने और या अथवा के अंदर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 22 के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए। ओनली चित्र बनाना आपको जब f/2f के मध्य ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। तो लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मान लेते हैं ये इसका फोकस पॉइंट है, और इसका डबल क्या हो गया आपका 2f, या इसको CV सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट जो वो इन दोनों के मिड के अंदर प्रेजेंट है, मान लेते हैं AB कोई ऑब्जेक्ट है,
तो फर्स्ट लाइट रे जो होती है वो पैरेलल विद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस रन करती है, जो कहाँ से मूव कर जाएगी, फोकस पॉइंट से मूव कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे इसके ऑप्टिकल पॉइंट से विदाउट एनी डेविएशन के आगे रन कर जाएगी। ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज होती है, ठीक है ना, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है ये बियॉन्ड द टू ऑफ क्या करती है, मीट करती है। तो ये लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये भी फर्स्ट लाइट रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस के रन हुई तो फोकस पॉइंट से अपने क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। सेकंड अपने ये ऑप्टिकल पॉइंट होता है, यहाँ से विदाउट डेविएशन ये सीधी रन कर जाती है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड द टू ऑफ अपने मीट करती है। तो यहाँ पे जो अपने इमेज बनेगा वो बियॉन्ड द टू ऑफ बनेगा, बिग साइज का बनेगा, ठीक है। और देन देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन और के अंदर क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता P दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 2.5 डायप्टर दिया हुआ है, और ये पूछ कह रहा है आपको फोकस दूरी स्मॉल f की वैल्यू पूछ रहा है। तो वी नो दैट P इक्वल टू क्या 1/f होता है, या फिर स्मॉल f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना, इसको हम अपने जो है डायप्टर लिख रहे हैं तो इसको हम फोकस दूरी को हमेशा किस में लेते हैं, अपने मीटर में लेते हैं। तो यहाँ आपने जब इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में ये 2.5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको एक 0 से 25 फोड़ जाओ तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। देन है बेटा जी, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए, राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। गंधीय सूचक कौन सा होता है, जो अम्ल या क्षार से रिएक्ट करता है तो उसकी गंध क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि आपका क्या है, अनियन हो गया आपका, ठीक है। तो अनियन प्याज की जो प्याज जो होता है वो उसकी गंध क्या हो जाती है, अम्ल या क्षार से रिएक्ट करने पर चेंज होती है, तो अनियन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 का सेकेंड। 23 के सेकंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर यौगिक ए का श्वेत विक्षेप बनता है। तो चूने का पानी आपका क्या होता है, CaOH2, ठीक है ना। इसको बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, स्लैग्ड लाइम बोल देते हैं इसको। ये कह रहा है स्लैग्ड लाइम के में CO2 गैस को अगर हम पास करें तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो ये जो रिएक्ट करेगा ये बनाएगा CaCO3 और साथ में क्या बन जाता है आपका, वाटर बन जाता है जो यहाँ से निकल जाएगा। देन ये कह रहा है इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित किया जाए और अगर अब भी इसके अंदर CO2 गैस को हम अपने पास करें तो उसमें एक विलेयशील पदार्थ B बनता है। तो ये तो आपका क्या बन गया, A बन गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, CaCO3 जो बना है उसके अंदर फिर से CO2 गैस को फिर से इसमें फिल करते हैं, तो वाटर जो बना है वो अब यूज हो जाएगा इसके अंदर। ये अपने रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये तो कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी शो करता है श्वेत अवशेप को, और ये जो होता है ना ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी बनी थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपने गायब हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो सब्सटेंस है ये क्या आपका B बन गया। तो CaCO3 A होगा और CaHCO3 होल ट्वाइस ये क्या होगा आपका B हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसके अंदर रासायनिक सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण भी लिखो, तो लो पूरा हो गया आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है, साथ में वाटर बनाता है, ये वाटर इधर लिख देते हैं। और सेकंड के अंदर CO2 फिर इसमें पास करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। देन देखिए 23 के बाद 24, अच्छा 23 का ही अपने और वाला पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान लो। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, न्यूट्रल आई है। देन इसके अंदर भी सेकंड देखिए, ये कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से A बनता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को अपने रिएक्ट कराते हैं। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर, और साथ में गैस अपने रन हो जाएगी, कौन सी निकल जाएगी, CO2, ठीक है। अब ये कह रहा है A बनाता है, A को साधारण नमक भी कहते हैं, NaCl हो गया A अपना, NaCl को साधारण नमक या टेबल सॉल्ट कहा जाता है।
एक जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। NaCl जो है इसका अपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, यानी वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, तो ये कह रहा है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, साथ के अंदर क्लोरीन गैस और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। NaOH हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, क्लोर क्षार रिएक्शन होगी अपने, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और निहित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए, सारी की सारी रिएक्शन आ गई। अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके आगे 2 लिख दीजिए, ठीक है। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है NaCl, सोडियम क्लोराइड वाटर एंड CO2 बनाता है, NaCl फिर से वाटर से रिएक्शन करता है। यहाँ पे आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर रहे हो साथ में, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो ये अपना Na सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना, एल्कलाई बेस रिएक्शन, एल्कलाई क्लोर एल्कलाई रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना 2023 का RBSE बोर्ड का साइंस का पेपर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और अगर इनमें आपको कोई डाउट्स हो बेटा जी तो आप बता देना, हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।